नमस्कार। पिछले दिनों की तरह मैं आज भी आपको लखनऊ की एक ऐसी अज्ञात हत्या के बारे में बताऊंगा जिसने लखनऊ पुलिस को काफ़ी परेशान किया था। बात 28 अगस्त 2015 की है। विमल कुमार कश्यप सन ऑफ मदन लाल कश्यप 265/98 ठठेरी गली थाना चौक ने चौक थाने पर आकर सूचना दी कि मैं वत्सला अस्पताल के पास पान की एक दुकान लगाता हूँ और मेरी पान की दुकान के सामने वाली पटरी पर ही रक्षाबंधन होने के नाते राखियों की एक दुकान हमने लगाई थी। रात में 12 बजे तक दुकान में एक दो ग्राहक आते रहे। 12 बजे जब ग्राहकों ने आना बंद कर दिया तो उस दुकान में मैं अपनी माताजी को सुरक्षा के दृष्टिकोण से, चूँकि जो लखनऊ से संबंधित होंगे या कहीं भी जहाँ मैंने देखी है टेम्परेरी दुकानें 1 हफ्ते 10 दिन के लिए रक्षाबंधन की लगती हैं, तो एक तख्त पे या किसी चौड़े बेस पर चारों तरफ से वो एक सपोर्ट, लकड़ी का सपोर्ट लगा के और चद्दर को खूब अच्छे से स्ट्रेच करके उसे पिन कर दिया जाता है या बांध दिया जाता है और फिर उनमें राखियों की अलग अलग जो प्रकार होते हैं उनको उसी चादर में पिन कर दिया जाता है ताकि लोगों को दूर से जब वो दुकान पर खड़े हों तो दिखाई दे। और बाकी की राखी जो डिस्प्ले पर होती है वो जो भी उसमें दुकानदार बैठता है उसके सामने डिस्प्ले पर रहती है। और जब दुकान बंद की जाती है तो सामने की तरफ से भी एक चद्दर लगा के उसको बंद कर देते हैं और सुरक्षा के दृष्टि से भीतर कोई कम पावर का बल्ब या CFL जो भी हो वो लगा देते हैं ताकि कोई इधर उधर से निकालने की कोशिश करे, चोरी करने की कोशिश करे तो पता लग जाए। ऐसी ही उस दुकान में विमल कुमार कश्यप ने बताया कि मैं अपनी माँ को रात में करीब 11:30 बजे सुलाकर कि वो देखती रहेगी, मैं अपने घर चला आया। सुबह 7:30 पौने 8 बजे जब फिर दुकान को खोलने का समय हुआ तो मैंने जाके वहाँ देखा तो मेरी माँ श्रीमती आशा रानी, करीब 70 वर्ष, 65-70 वर्ष उनकी उम्र रही होगी, वो वहाँ पर मृत पड़ी थी। प्राइमा फेसी देख के लग रहा था कि उनके साथ बलात्कार हुआ है। चेहरे पर काफ़ी चोट थी और वो बिल्कुल मृत हो चुकी हैं। बात गंभीर थी। जिसको नक्खास का आइडिया होगा, नक्खास का लखनऊ में, तो वो जानता होगा कितना डेंस इलाका है, पुराने शहर का ये इलाका है और यहाँ पर छोटी सी बात पर तमाशबीन ही हज़ारों इकट्ठा हो जाते हैं। तो एक बुज़ुर्ग की डेथ हुई थी और वो कश्यप चूँकि पान की दुकान वो चलाता था और उसका आचार व्यवहार अच्छा था, बहुत ढेर सारे लोग उसके शुभचिंतक थे या ग्राहक कह सकते हैं। तो बहुत काफ़ी आदमी वहाँ इकट्ठा हो गए। IP सिंह इंस्पेक्टर था चौक में, वो भी भाग के मौके पर गया। मौके पर उसने देखा तो उसे ये समझ में आया कि उस बुज़ुर्ग महिला के साथ बलात्कार हुआ और उसे बुरी तरह से चेहरे और गले में क्षति पहुंचाई गई। गले और मुंह से और नाक से उसके खून निकल रहा था और उसके बाद गला ऐसा लगता है दबाया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी लोग वहां पहुंचे। फिर वही फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड, ये सारे सब पहुंचे। बहुत ज़्यादा कुछ इससे पता नहीं लगा, लेकिन फॉरेंसिक टीम ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। जब वो लोग वहाँ से आए और जब वो रिपोर्ट देते हैं SP सिटी को, तो SP सिटी ने मुझे बताया कि साहब 2 चीज़ें वहाँ पर ऐसी मिली हैं जो आज नहीं तो कल आइडेंटिफाई करने में, जो कल्प्रिट है, जो एक्यूज्ड है या जो अभियुक्त है, उसको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी सहायक होंगी। एक तो ये कि उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और दोनों उंगलियों में स्किन, जैसे खरोंच के बाद जो स्किन आ जाती है नाखून के भीतर, स्किन और ब्लड है, उसके सैंपल्स ले लिए गए हैं। और बाएं हाथ में उसके बाल, ऐसा लगता है मेल के जो बाल हैं वो बाल काफ़ी मात्रा में उसके बाएं हाथ में मुट्ठी में दबे हुए हैं। इसको छोड़ के बाकी कोई चीज़ नहीं वहाँ पर मिली है, क्योंकि कोई भी वहाँ चिकना सरफेस ऐसा नहीं था जिस पे फिंगरप्रिंट मिल सकें और कपड़े पर या किसी रफ सरफेस पर या वुडन सरफेस पे फिंगरप्रिंट लिया जाना बहुत मुश्किल होता है। फिर सबको ये वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए
कि आसपास के आने जाने के जो रास्ते हैं इनमें अगर किसी के पास कोई सीसीटीवी हो तो उसमें देखकर पता लगाया जाए कि कौन उस समय आया था। वादी ने यानी मृतका के लड़के ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि करीब करीब 12:30 बजे माताजी उसकी दुकान में सो गई थीं और उसको बाहर चद्दर से जहाँ गांठ बांधी जाती है कि अगर रात में उनको उठने की ज़रूरत हो तो आसानी से उस गांठ को खोल के, चद्दर की गांठ को खोल के एक तरफ से बाहर आ सकती हैं। तो जब उसकी गांठ बंद करने के बाद दुकान में बाहर की चादर ढकने के लिए जब गांठ बंद कर दी, उसके बाद उसने आवाज़ लगाई थी माँ को, लेकिन माँ तब तक सो चुकी थी। तो अंदाज़ ये था कि 12:30 बजे के बाद की ये घटना होनी चाहिए और ये सूचना सुबह 8 बजे थाने पर उसके लड़के विमल कुमार कश्यप ने दी थी। तो रात में 12:30 से 8 बजे के सुबह 6 बजे 7 बजे के बीच की ये घटना संभवतः है, क्योंकि दिन में अगर कोई घटना हुई होती तो किसी न किसी ने देखा होता। तो समय को कम करने के लिए और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए ये माना गया कि 12:30 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच की ये घटना हुई होगी। चूँकि वहाँ 4 तरफ से नखास से आप जानते हैं 4 रास्ते गए हैं, एक मेडिकल कॉलेज की तरफ गया है, एक बाजार खाला की तरफ गया है, एक नखास चौकी के पीछे की तरफ गया है और एक वहाँ से आगे अमीनाबाद वाली रोड पर मिल गया है। तो वहाँ तमाम दुकानें लगती हैं और काफ़ी भीड़ होती है, पूरा दिन वो बिज़ी मार्केट रहता है। तो एक एक दुकान खुलने का इंतज़ार किया गया 10 बजे। एक एक दुकान पे अगर किसी का सीसीटीवी का कैमरा सड़क की तरफ था तो ऐसे निकल आए, 4 6 10 कैमरे ऐसे निकल आए जो सड़क की तरफ थे। लेकिन ज़्यादातर लोग, हालांकि सीसीटीवी कैमरे के चलाने में कोई बहुत बिजली का खर्च नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर दुकानदार जब अपनी दुकान बंद करते हैं तो सीसीटीवी का जो कनेक्शन होता है वो भी ऑफ़ कर देते हैं, पता नहीं कि 1 यूनिट न खर्च हो जाए इसमें। हालांकि अब ये जागरूकता धीरे धीरे आ रही है, पहले यही उनके दिमाग में था, पहले यही कन्फ्यूज़न था कि बिजली बहुत सीसीटीवी खाता है, इसलिए जाते समय उसको स्विच ऑफ कर देते हैं, या फिर बाकी जो कनेक्शन है वो जब स्विच ऑफ कर देते हैं तो इन्वर्टर से चलने वाला सीसीटीवी भी 1 आध घंटे चलने के बाद स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन वो शुरुआती दौर था जब लोग सीसीटीवी का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे और उस ज़माने में सीसीटीवी कैमरे जो चाइनीज़ मेक के हुआ करते थे वो अच्छे कैमरे 15 से 20 हज़ार के बीच में मिलते थे। अब तो ये बहुत सस्ते हो गए हैं, सब इनबिल्ट उसमें करेक्टर है, 1 टेराबाइट की उसमें मेमोरी कार्ड भी लग जाती है और कहीं एक्स्ट्रा उसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक मामूली इलेक्ट्रिक सप्लाई की उसे ज़रूरत है। खैर, सीसीटीवी फुटेज का प्रयास किया गया, वो पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई, लेकिन कोई चीज़ हाथ लगी नहीं। बहुत ज़्यादा ऐसा दबाव भी नहीं था कि धरना प्रदर्शन हो रहा हो या अखबार या टीवी वाले बहुत इसको हाईलाइट कर रहे हों, लेकिन फिर भी एक महिला की हत्या हुई थी और बुज़ुर्ग महिला की हत्या हुई थी और हत्या के साथ साथ उस बुज़ुर्ग महिला के साथ बलात्कार हुआ था। बहुत ही झकझोर देने वाला क्राइम था। इंस्पेक्टर और सीओ बहुत संवेदनशील थे, उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ पूरी रात इसमें मेहनत की, लेकिन कुछ नहीं निकला। सुबह सीसीटीवी फुटेज में जो भी संदिग्ध 8 या 10 उस पीरियड में चलते फिरते हुए आते जाते हुए दिखाई पड़े, उनकी फ़ोटो निकालने का प्रयास किया गया। सबके हम लोगों ने, जो पुलिस के आर्टिस्ट होते हैं स्केच बनाने वाले, उनसे स्केच बनवाए। वैसे ही अगर किसी ने बताया कि हाँ साहब मैंने कुर्ता पजामा पहने हुए एक लड़के को देखा था, जीन्स टी शर्ट पहने हुए एक लड़के को देखा था, जितनी भी सूचनाएं वहाँ मौके पर मिलती गई उन सबको इकट्ठा किया गया, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा लीड ऐसी नहीं मिली जहाँ पर हम आगे प्रोसीड कर सकें। फिर जब इसकी मीटिंग हुई फॉरेंसिक वालों के साथ एसपी सिटी के कार्यालय में, एसपी सिटी पश्चिमी के कार्यालय में, तो फिर कोशिश की गई ये जानने की कि भाई आखिर कैसे आगे कैसे बढ़ा जाए। वहाँ बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, हमारे जो फॉरेंसिक टीम के जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने कहा साहब ये जो 3 स्किन के रेमिनेसेंस इसमें मिले हैं नाखून में, तो ये बहुत डीप होंगे, क्योंकि स्किन के साथ साथ इसमें ब्लड स्टेन्स भी हैं। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्किन ऊपर से पील ऑफ हुई है,
और 3 उंगलियों में मिलने का मतलब अंगूठे और उसके बगल की 2 उंगलियों में। तो ये बहुत डीप स्क्रैच, जो बहुत गहरा खरोंच शरीर पर कहीं डाला गया है। तो कम से कम 3 निशान शरीर पर होने चाहिए। कहाँ पर हैं ये कहना तो उस समय कठिन था, लेकिन 3 निशान शरीर पर अवश्य होने चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि जो हेयर मिले हैं, वैसे तो उनकी टेक्निकल जांच बाद में हो सकती है, जब कभी अभियुक्त पकड़ा जाएगा तो डीएनए का मिलान और ये सब होगा। लेकिन प्राइमा फेसी जो उससे इन्फ्रेंस निकल रहा है, एक तो उसमें सारे बाल ब्लैक हैं, दूसरा बाल उसके कलर्ड नहीं हैं, जो डीकलराइजेशन जो लगा के देखते हैं कोई कलर्ड नहीं किए गए हैं, और वाइट या अधपके बाल उसमें बिल्कुल नहीं है। तो उससे अंदाज़ा ये लग रहा था कि ये 25 और 30 के बीच का ये आदमी होना चाहिए, क्योंकि छोटे बाल थे। हेयर कट मेल जो रहता है उस सिलसिले के बाल थे, और उसकी जो लंबाई थी वो ये शो कर रही थी कि ये मेल है, और 25 से 35 का रेंज होना चाहिए। कोई अधेड़ होता तो शायद एक आध दो सफ़ेद बाल, उसके हाथ में जितने भी बाल थे महिला के, उसमें कोई भी वाइट नहीं था। तो 2 चीज़ें उस मीटिंग के बाद निकल के आईं कि व्यक्ति के शरीर में कहीं न कहीं 3 गहरे निशान होंगे खरोंच के, और स्किन पूरी पील ऑफ हो गई है, और उसके साथ साथ जो फ्लैश का हल्का हल्का टुकड़ा है वो भी है, और ब्लड भी है, यानी उस खरोंच के मार्क में ब्लीडिंग भी हुई होगी। अब ये बहुत कठिन काम था कि एक तो ये तय नहीं था कि ये खरोंच का निशान शरीर पर कहाँ होगा, और दूसरा उस एज ग्रुप को टारगेट करके और फिर खरोंच के निशान देखना बहुत ही कठिन काम था। बहुत ही डेंस इलाका है, आसपास के आदमियों को भी करें तो भी समझ में नहीं आता। फिर ये हुआ कि साहब, जो इस बीच में छेड़खानी में या रेप में यंगस्टर्स बंद हुए हैं, उनकी लिस्ट मंगाई जाए। दिन भर में जो 3 थाने वहाँ पड़ते हैं, खासकर नखास चौकी, चौक, बाजार खाला, और आगे चल के पांडेगंज चौकी के आसपास का जो बीच का इलाका है, यहाँ पर ये पूछा गया कि आप लोग ज़रा ये देखिए कि पिछले साल भर में या 2 साल में जो रेप बलात्कार के जो अभियुक्त हैं, अगर वो बाहर हैं तो उनकी हुलिया या उनका कदकाठी या उसमें मार्ग के निशान शरीर पर देखना ये थोड़ा आसान है, तो इसको दिखवा लिया जाए, ताकि हो सकता है जो इस तरह के अभियुक्त हैं, जो बार बार क्राइम, एक ही तरह का क्राइम करने से बाज नहीं आते हैं, हो सकता है कुछ हाथ लग जाए। तो खैर ये भी एक्सरसाइज कराई गई, और जो इस तरह के जो पुराने सजा याफ्ता हों, या अभी हाल में 2 साल में या साल भर में जो पकड़े गए थे, वो उनको दिखवाया गया, उनको सर्च कराया गया, पुलिस से उनको बुलवाया गया, उनकी लोकेशन देखी गई, कौन कौन उस समय नखास चौकी के आसपास था। वत्सला हॉस्पिटल के पास की टावर आईडी अलग थी, उस आईडी में कौन कौन उस समय अपनी मोबाइल के साथ था। ये तमाम एक्सरसाइज की गई, इसमें भी करीब 24 घंटे लगे, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आई। एक सिविल डिफेंस हमारा जो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है लखनऊ में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। लखनऊ का मुहर्रम बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, और उसको रेगुलेट करने के लिए पुलिस तो होती है वर्दी में, लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए बड़ी अहम भूमिका होती है सिविल डिफेंस वालों की। उनके सेक्टर वार्डन्स होते हैं, उनके अलग अलग पदाधिकारी होते हैं, बड़ा भारी सेटअप है। बाकी ज़िलों में भी होगा, लेकिन लखनऊ में बहुत इफ़ेक्टिव सिविल डिफेंस का सेटअप है, और त्योहारों की मीटिंग में सिविल डिफेंस के पदाधिकारी हमेशा भाग लेते हैं, और खुद नहीं, उनको बुलाया भी जाता है कि सिविल डिफेंस के लोग, चूँकि वो पब्लिक के बीच के होते हैं, उन्हें पब्लिक में इस समय क्या चल रहा है उनका अंदाज़ा होता है। दूसरे जुलूस को किस रास्ते ले जाना है, कितनी देर रोकना है, कब छोड़ना है, ट्रैफिक किस तरह से रेगुलेट करनी है, ये सब उनको पिछले 20-25 सालों से यही कर रहे हैं, तो ये अंदाज़ा उनको रहता है। हमारे सीओ चौक ने उस समय एक सजेशन रखा, जब ये नहीं वर्कआउट हो पा रहा था, तो एक फ़ोन करके एक सजेशन रखा कि साहब सिविल डिफेंस वालों की मदद ली जानी चाहिए इसमें। तो ये भाई सिविल डिफेंस वाले क्या जानेंगे इसको,
तो उनसे कहा गया कि साहब देखिए, अगर वो बॉडी के विजिबल पार्ट में कहीं 3 खरोंच है, तो सिविल डिफेंस वाले अगर एक दिन अच्छे से मेहनत कर लेंगे, क्योंकि लगभग लगभग अब उनके इलाके में जो उनका सेक्टर है या जो उनका एरिया है, उसमें जो जिन लोगों के टच में हमेशा रहते हैं, वो उनसे अगर कहेंगे तो हो सकता है हमें सक्सेस मिल जाए। चेहरे पे या हाथ पे कहीं पर अगर ये 3 खरोंच के निशान एक साथ होंगे, तो हो सकता है हमें थोड़ी बहुत सक्सेस मिल जाए। कोई हर्ज नहीं था। ये कहा गया कि बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, आप उन लोगों को बुला लीजिए जो सेक्टर वार्डन्स हैं उस इलाके के, उनको बुला लीजिए, उनको बता दीजिए, अगर उनकी नज़र के सामने पड़ेंगे और वो लोगों के संपर्क में होंगे, तो हम आराम से मुलजिम तक पहुंच जाएंगे। ये सेक्टर वार्डन्स का भी आप ये समझ लें, सेक्टर वार्डन्स जो सिविल डिफेंस के हैं, वो उनकी बड़ी अहमियत अपने इलाके में होती है। किसी को पुलिस से कोई काम पड़ता है, कहीं चोरी हो गई है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई गाड़ी बिना कागज़ के पकड़ी गई और चालान हो गया है, इस तरह की जब छोटी छोटी बहुत छोटी सी समस्या किसी व्यक्ति के साथ इलाके की होती है, तो वो सेक्टर वार्डन पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। अपने सिविल डिफेंस के जो वर्कर्स हैं उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। उनके पास जाता है कि साहब आप थाने पर मीटिंग में भी जाते हैं, थाने पर बुलाया जाता है, हमारी ये बात चल के वहाँ कहलवा दीजिए, और वो लोग आते भी हैं। और पुलिस से उनके संबंध अच्छे होते हैं, क्योंकि ख़राब अगर करेंगे तो फिर त्योहारों में उन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो गिव एंड टेक का जो होता है कि हम आप पे यकीन करते हैं, आप हम पे यकीन करें, तो इस वजह से वो संबंध भी उनके अच्छे होते हैं। और बहुत ढेर सारे लॉ एंड ऑर्डर के मामलों में, लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियों में सिविल डिफेंस के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था। तो ये बात सीओ चौक की बिल्कुल ठीक थी कि अगर उनसे कहा जाए तो हो सकता है हमें, क्योंकि हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे थे। इस बीच में सर्विलांस वालों को लगाया गया, तो सर्विलांस से भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही थी। फिर डेंस इलाके में हम जो टावर आईडी की एनालिसिस करते हैं, उसमें कभी बहुत ज़्यादा सक्सेस हमको मिल नहीं पाई, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। एक घंटे में ही 20-25 हज़ार कॉल होती है। उसमें ये निकालना कि संदिग्ध हमारे लिए कौन है, वो स्पेसिफाई करके उनको सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत 100 में से 5-7 ही ऐसे कभी क्राइम वर्कआउट हुए होंगे जो किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके, घनी बस्ती वाले इलाके, या ऐसे इलाके जहां दिन और रात दोनों समय काफ़ी चहल पहल होती है, जहां तक इसकी मोबाइल के कॉल्स की या मोबाइल सिग्नल्स के ट्रैफिक की है। उसमें भी बड़ी मेहनत की सर्विलांस के हमारे लड़कों ने, लेकिन बहुत ज़्यादा हम कहीं आगे बढ़ नहीं पाए। घटना ये जैसा कि मैंने आपको बताया, 27 अगस्त की रात की 12-12 बजे की होगी। 29-30 अगस्त तक हम पहुंच गए थे, लेकिन हम कहीं 27-28 में हम पहुंच गए थे, हम कहीं किसी रास्ते पर पहुंच नहीं पाए थे। खैर, सिविल डिफेंस के पदाधिकारियों की मीटिंग पुलिस अधीक्षक पश्चिमी यानी कैसरबाग में जो ऑफिस है वहाँ पर बुलाई गई। सीओ कैसरबाग ने उनको ब्रीफ किया कि उस महिला की हत्या के हत्यारे को, और इस बीच में जो स्केच बनवाए गए थे वो भी उनको बंटवा दिए गए। जो भी पूछताछ के आधार पर या सीसीटीवी में जो बहुत ही वीक सी फ़ोटो, बहुत हेज़ी फ़ोटो थी, उसको भी थोड़ा ठीक ठाक करके जो शक्ल उससे उभरती है, वो ऐसे 10 फोटोग्राफ करीब बनवाए गए थे, वो भी सेक्टर वार्डन्स को बांटे गए कि देखिए ये स्केच हैं, रफली इसी तरह का आदमी वो होना चाहिए। और हमें आपसे जो उम्मीद है या आपसे जो अपेक्षा है कि 3 नाखून के खरोंच के निशान उसके शरीर पर हैं, ये तय है। शरीर पर कहाँ है ये तय नहीं है। और दूसरा, वो उसके बाल सब काले हैं, यंग है, खिचड़ी या आधे पके हुए बाल उसके नहीं हैं, और बालों की साइज़ से लगता है कि बहुत बड़े बड़े बाल उसके नहीं होने चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हैं जिससे जो केवल और केवल मौके से पाई गई हैं या मौके से जानकारी हुई है या घटना स्थल से जो हमको सुराग मिले हैं, ये सिर्फ 2 चीज़ों के हैं। 2 के अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं है। तमाम बहुत एक्सपीरियंस लोग उसमें रहते हैं, उनको बताया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब, हम बिल्कुल इसकी मदद करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ऐसी निशान वाला कोई व्यक्ति हो। ये भी कहा गया कि ये 2-3 दिन के भीतर अगर आप नहीं पता कर पाए तो खरोंच के निशान हैं वो 3-4 दिन बाद जब उसमें एक पपड़ी सी लग जाती है, फिर उसको
सॉफ्ट करके निकाल दिया जाता है, फिर बहुत मुश्किल होगा हफ्ते भर बाद पता करना कि ये चोट काहे की थी या ये चोट थी भी कि नहीं थी। वो लोग, शाम को ये मीटिंग हुई, वो लोग सब चले गए और बात है ये 28 24-25 की, 24 और 25 की ये घटना थी। ये बात है 27 तारीख की। 27 तारीख की शाम को 4 बजे मीटिंग हुई थी, सब लोग ये चले गए और 28 तारीख की सुबह हमारे जो सेक्टर वार्डन हैं अशरफाबाद के, उन्होंने सूचना दी, मुझको टेलीफ़ोन करके बताया कि साहब कल इस तरह से एसपी सिटी साहब के यहाँ एक मीटिंग हुई थी और इस हुलिये के आदमी के बारे में पता करने को कहा गया था। तो अशरफाबाद का एक नशेड़ी है, शराबी है, जिसके चेहरे पर 3 निशान हैं और बहुत गहरे निशान हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप फ़ौरन एसपी सिटी से या सीओ चौक से संपर्क करके उसको ट्रैक कराइए, उसे वहाँ से उठवा लीजिए। खैर उन्होंने मैंने भी सीओ चौक को बताया कि ऐसे ऐसे उनसे संपर्क कर लीजिए, उनको कोई आदमी इस तरह का चेहरे पे 3 निशान वाला मिला है। खैर इंस्पेक्टर चौक को अल्टीमेटली ये बात बताई उन लोगों ने। इंस्पेक्टर चौक गए और ये बताया गया कि शरफाबाद में फ़लाँ जगह वो रहता है। तो उस समय तो वो अपने घर पे नहीं मिला, लेकिन ये कहा गया कि ज़रा भी किसी को पता न लगे कि हम उसको ढूंढ रहे हैं। दोपहर बाद करीब 2 बजे के आसपास उसकी सूचना मिल गई कि ये इस तरह का आदमी है और ये इस समय फ़लाँ फ़लाँ जगह पर होगा। खैर रेड हुई और रात में उस आदमी को पकड़ लिया गया। उसका नाम था अनीश सन ऑफ मोहम्मद हनीफ उर्फ मुन्ना, शाहगंज, अशरफाबाद थाना चौक। पहले तो जैसे आप जानते हैं कि ऐसे कोई बताने को तैयार नहीं होता। पुलिस से ये अपेक्षा की जाती है कि साहब अगर आपका व्यवहार मुलजिम के प्रति या थाने पे आने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, कभी कड़क नहीं होना चाहिए, कभी उसके साथ सख्ती नहीं होनी चाहिए और 3rd डिग्री का तो कभी नाम न ले पुलिस। 3rd डिग्री बहुत ही अमानवीय होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि भैया बाबू कहने से कभी किसी अपराधी ने आज तक किसी अपराध के बारे में नहीं बताया है। तो इसी तरह अनीश को थाने पर लाया गया। उसके चेहरे पे बहुत ही स्पष्ट 3 खरोंच के निशान थे और खरोंच के निशान भी इस तरह कि जब किसी को नोचने के उद्देश्य से शरीर में कहीं भी अगर पूरे नाखून आपके हल्के से बड़े हों तो एक सर्टेन एंगल पर वो प्रेशर स्किन पर पड़ेगा, तभी स्किन या फ्लैश उसकी बाहर आएगी। यानी अंगूठा और बाकी 2 उंगलियों में जो फ्लैश और स्किन मिली थी वो उसके निशान बहुत गहरे थे और वो हाथ जब खिंचा होगा तो वो तीनों बाहर की तरफ ज़्यादा रेडियस और भीतर की तरफ उसका रेडियस कम, यानी उनकी दूरी आपस में कम हो गई थी। इंस्पेक्टर ने बताया कि साहब बिल्कुल ये लग रहा है और बिल्कुल सही है, बाल भी इसके उतने ही बड़े हैं, बाल सारे काले हैं, कतई कोई खिचड़ी बाल नहीं है और उम्र भी लगभग इसकी 30 साल की है। तो इतनी चीज़ें मिल रही थीं लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। थोड़ी देर में, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ हमेशा, अच्छी वाली पूछताछ हुई, फिर बहुत अच्छी वाली पूछताछ हुई। सारी चीज़ एक एक करके सामने आई। बड़ा अफसोस हुआ घटना की पूरी जानकारी के बाद और समाज का पतन किस हद तक होता जा रहा है ये भी जान के। उसने जो घटना का सीक्वेंस बताया वो ये बताया कि उसने रात में 12 बजे के आसपास बाज़ार खाला में देसी शराब की दुकान में शराब पी और वहाँ से पैदल ही कहीं मूंगफली खाई और पैदल ही वहाँ से चला आ रहा था। फिर उसने कहा कि वत्सला हॉस्पिटल के सामने मैंने देखा कि एक दुकान में जो चारों तरफ चद्दर से ढकी हुई है, छोटा सा बल्ब उसमें जल रहा था। उसके भीतर मुझे ऐसा लगा कि कोई लड़की सो रही है, क्योंकि बाहर की जो चद्दर थी वो न तो बहुत ट्रांसपेरेंट थी न बहुत ही डार्क थी कि भीतर ना पता लगे। भीतर जो भी सो रहा था वो कम उम्र की कोई लड़की मुझे समझ में आई। मैंने 2 बार 3 बार 4 बार चक्कर लगाया और मेरी नीयत ख़राब हो गई। एक तरफ से उस चद्दर को खोलने के बाद उस रोशनी में देखा तो ये तो समझ में आया कि ये लड़की नहीं है, ये कोई महिला है और ऐसा भी लगा कि शायद उम्र दराज है। लेकिन जब तक बल्ब उसका जल रहा था
तब तक उसके साथ कुछ किया जाना संभव नहीं था। मैंने धीमे से चुपके से, जिसे कहते हैं पैर की आहट के बिना, बल्ब उसका निकाल लिया जिससे वो रोशनी हो रही थी। अब चद्दर के भीतर उसमें बिल्कुल अंधेरा हो गया। सामने से ऐसी कोई लाइट नहीं पड़ रही थी जिससे भीतर की किसी एक्टिविटी को देखा जा सके। तब इस अनीश ने उस महिला के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। थोड़ी देर में वो जग गई। उसने किसी लड़के को देखा या ये महसूस किया कि कोई उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। उसने चिल्लाने की कोशिश की। जैसे ही उसने चिल्लाने की कोशिश की, अनीश नशे में था ही, उसने उसका मुंह दबा दिया और मुंह उसका दबा दिया। फिर भी वो तड़पड़ाती रही और इस बीच में उसने इसके मुंह पे बहुत ज़ोर से नोचा, जिसको कहते हैं कि कहने लगा वो साहब मैं बिलबिला गया। और फिर मैंने अपने घुटने से उसके गर्दन पर दबाव बनाया, इतना दबाव बनाया कि मेरे हाथ में हमें ऐसा लग रहा था कि ब्लड आ गया है। मैंने उसे अपने कपड़ों में पोंछा। थोड़ी देर में वो जब उसका चिल्लाना चीखना या उसका तड़पना बंद हो गया तो मैं समझ गया कि अब ये मर गई। और उसके बाद फिर मैंने उसके साथ बुरा काम किया, बलात्कार किया। फिर थोड़ी देर तक वहीं रुका रहा। कोई आने जाने वाला नहीं था, कोई किसी की नज़र वहाँ नहीं पड़ रही थी। उस झरोखे से, बाहर के चद्दर के हल्के झरोखे से जब मैंने दोनों तरफ देखा कोई नहीं है तो चुपचाप वहाँ से बाहर निकल आया। फिर उसके बाद न खास चौकी से आगे आके जब मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ने लगा तो स्ट्रीट लाइट में मैंने देखा कि मेरे शर्ट पर खून के, मेरे शर्ट और पैंट दोनों पर खून के निशान हैं। मैं घबरा गया। मैं फ़ौरन वहाँ से भाग के कमला नेहरू रोड पर एक टिन शेड के नीचे जो देसी शराब की दुकान है वहाँ दुबक कर बैठ गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। मुझे ये लगा कि मैं अगर पैदल पैदल जाऊँगा और किसी ने मुझे स्ट्रीट लाइट की रोशनी में ये ब्लड मेरे देखे या पुलिस वाले ने देखे तो मैं फंस जाऊँगा। मैं चुपचाप वहाँ इंतज़ार करता रहा। सुबह 7, साढ़े 7 बजे के आसपास शराब की दुकान खुली और तब मैंने 40 रुपए की शराब वहाँ पर ख़रीदी और 40 रुपए की शराब पी ली ताकि मेरे अंदर हिम्मत आ जाए, मैं वहाँ से अपने घर तक जा सकूँ। फिर भी वहाँ से जब निकला तो उसको ये हर जगह लगता रहा कि लोग मुझे देख रहे हैं और कहीं ऐसा न हो कोई हमको नोटिस कर ले। तो वो वहाँ से सीधे गया अपने दोस्त इमरान के यहाँ, जो भदेवा बाज़ार खाला का रहने वाला था। उसके यहाँ जब वो सवेरे पहुँचा, शराब के नशे में था। इमरान ने देखते ही कहा कि क्या हो गया, तेरा मुंह कैसे नोचा हुआ है, तुम्हारे मुंह पे इतनी ज़बरदस्त खरोंच किसने की है। तो उसने बताया कि हमारे घर में कुछ झगड़ा हो गया था आपस में, तो उसी चिक चिक की वजह से ये किसी ने हमारे हाथ लगा दिया और ये ब्लड निकल आया। इमरान ने उससे ये कहा कि ये शर्ट पे आखिर इतना कहाँ से आ गया। तो उसने कहा था अब इसी शर्ट को उतार के मैंने मुंह का खून पूछा था, इसलिए ये शर्ट पे आ गया और मैं इसीलिए आया हूँ कि ये शर्ट यहीं रख लो, मैं कल आके ले जाऊँगा, साफ़ करके आऊँगा, साफ़ करूँगा तब ले जाऊँगा, तब तक अपनी कोई शर्ट मुझे दे दो। इमरान से एक शर्ट उसने ली, शर्ट पहनकर और फिर वो वहाँ से निकला। पैंट के जो ब्लड स्टेन्स थे वो दूर से दिखाई नहीं पड़ रहे थे और वो वहाँ से निकल गया। इसके बाद पुलिस ने फिर इसके घर जाकर इसकी ब्लड स्टेन्ड पैंट बरामद की और इमरान के घर जाकर इसकी ब्लड स्टेन्ड शर्ट बरामद की। फिर आईओ ने परमिशन लेकर इसके जो नाखून थे उसके स्टेन्स, इसका अपना ब्लड सैंपल कोर्ट की परमिशन के बाद जो लिए जाते हैं और फिर बाल के सैंपल्स कलेक्ट किए। फॉरेंसिक टीम ने पहले ही हाथ से मृत महिला के हाथ की उंगलियों से बरामद किए थे जो स्किन और जो बाल वो पहले से ही थे, वो उनको भेज दिए गए। 2 लोगों के विरुद्ध 302-201 में FIR करने के बाद 302-201 में इनको जेल भेजा गया। 376, 511 और 302 में इनको जेल भेजा गया और मेरी जानकारी के हिसाब से अभी मुकदमा ट्रायल पर है और शायद अभी ये जेल में ही हैं। इतना विभत्स, कितना अमानवीय, इतना बड़ा कुकृत्य कोई शराब के नशे में करे। एक महिला
65-70 साल की सड़क के किनारे अपनी दुकान में सो रही हो और उसके साथ उसकी मृत्यु के बाद बलात्कार किया जाए, बहुत ही गंभीर बलात्कार या बलात्कार का प्रयास किया जाए, ये बहुत ही गंभीर घटना थी। और समाज पूरा, सड़क था, समाज था, मोहल्ला था, बड़ी सिटी है, लेकिन फिर भी इस तरह की मानसिकता के लोग हमारे ही आसपास रह रहे हैं, जिन्हें हमें देखना होगा, हमें खुद ही सतर्क रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।